3000 साल पुरानी एक प्राचीन ताबूत अचानक जमीन पर गिर गई, लेकिन उसके अंदर एक छोटी लड़की थी जो 8 साल से लापता थी। तो कहानी की शुरुआत एक अजीब माहौल से होती है। केटी नाम की एक लड़की को अक्सर पड़ोसियों से कैंडी मिलती थी, लेकिन आज उसे एक लाल सेब दिया गया। केटी ने इतना सुंदर फल पहले कभी नहीं देखा था। उसने एक टुकड़ा खा लिया। तभी पड़ोसी अचानक उससे माफी मांगने लगी और उम्मीद करने लगी कि केटी उसे माफ कर देगी। यह कहने के बाद वह अजीब हरकतें करने लगी। अगले ही पल सेब के अंदर से एक कीड़ा निकला और केटी के मुंह में घुस गया। और उसी समय फोन पर बात कर रहे पिता को अपनी बेटी द्वारा छुपाया गया कैंडी मिला और बेटे से पता चला कि यह पड़ोसी का गिफ्ट था। फिर वह तुरंत बगीचे में अपनी बेटी को ढूंढने भागा, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ केटी की गुड़िया और लोहे की टूटी हुई जाली मिली। चार्ली को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वह उसको ढूंढने के लिए बाहर भागा, लेकिन आसपास के किसी भी निवासी ने छोटी लड़की को नहीं देखा था। तभी फिर से रेत के तूफान की चेतावनी सुनाई दी और कुछ ही सेकंड में पूरा आसमान पीली रेत से भर गया। कैटी को ढूंढना तो दूर, वो खुद जिंदा दफन होने वाला था। कई लोगों की मौत के बाद उनके पास पुलिस को बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन हर साल हजारों लोग लापता हो जाते थे और उनमें से 10% से भी कम लोग जिंदा वापस आते थे। ऐसे मौसम में किसी लापता इंसान को ढूंढने की उम्मीद लगभग खत्म थी। फिर भी यह दंपति उम्मीद नहीं छोड़ा, जब तक कि 8 साल बाद हुए एक विमान हादसे ने उन्हें फिर से रोशनी नहीं दिखाई। पास में साइकिल ठीक कर रहा एक लड़का शोर सुनकर वहां दौड़ा और उसने देखा कि विमान में मौजूद दोनों लोग मर चुके थे। सबसे अजीब बात यह थी कि विमान से एक ताबूत गिरा था और वह बिना किसी नुकसान के मिट्टी में धंस गया था। और फिर बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उस दफन शरीर की जांच की तो पता चला कि वह 3000 साल पुराना था। अंदर का कपड़ा पूरी तरह सुरक्षित था, त्वचा में अब भी लचीलापन और थोड़ा खून मौजूद था। चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसे अभी अभी दफनाया गया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह 3000 साल पुराना शव है। प्रोफेसर ये सोचकर उत्साहित हो गया कि यह एक बहुत बड़ी खोज है, लेकिन जैसे ही उसने मुंह की पट्टी खोली, अंदर का इंसान जीवित हो उठा। उसी समय दाढ़ी वाले आदमी को कैलुआ पुलिस का फोन आया और बताया गया कि केटी मिल गई है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचने को कहा गया। दोनों बिना रुके कैलुआ की ओर निकल पड़े। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मृत होकर दोबारा जीवित हुई यह लड़की वास्तव में उनकी बेटी होगी। उसकी त्वचा और हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे ताबूत में बंद रखा गया था, लेकिन उसका दिल बहुत तेज और सामान्य तरीके से धड़क रहा था और उसके शरीर में कोई दूसरी बीमारी नहीं थी। बस उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और शायद यह उन यातनाओं की वजह से था जो केटी ने पिछले वर्षों में झेली थी। अगर बहुत ज्यादा सदमा न दिया जाए तो वह बेहद हिंसक हो जाती थी। हालांकि उनकी बेटी भूत जैसी बन गई थी या नहीं, इससे उस दंपति को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन केटी को घर ले आया गया ताकि वे खुद उसकी देखभाल कर सकें। उन्हें लगता था कि इन 8 वर्षों में वे अपनी बेटी के बहुत कर्जदार हो गए हैं और अब उसके साथ रहकर सब ठीक करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह फैसला पूरे परिवार को दुख की गहरी खाई में धकेल देगा। और फिर दादी ने केटी का हाथ पकड़कर भगवान का धन्यवाद किया कि उनकी पोती वापस आ गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 शब्द बोले, केटी ने अचानक बिना किसी चेतावनी के अपनी दादी पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे प्रार्थना से नफरत थी। तभी उसकी माँ ने तुरंत इंजेक्शन लगाया और उसकी पागल हरकत को रोका, लेकिन केवल दवा से समस्या हल नहीं हुई। उसी रात केटी चुपके से कमरे से बाहर निकल गई। दिन में और रात में उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। वह अंधेरे में अजीब हरकतें करती और यहाँ तक कि बिच्छू को खाना शुरू कर देती। और फिर मॉम और डैड तुरंत दौड़ कर आए और पूरी ताकत लगाकर बिच्छू को केटी के मुंह से बाहर निकाला। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन लरीसा ने देखा कि केटी के नाखून 8 साल से कटे ही नहीं थे। वे लंबे, मोटे और लोहे जैसे सख्त हो चुके थे और जब उन्हें काटा गया तो कटे हुए टुकड़े केटी के मुंह में दिखाई देने लगे। इससे भी अजीब बात यह थी कि चार्ली जब खिड़की ठीक कर रहा था और काम खत्म होने वाला था, तभी उसे कालीन के नीचे कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। वहां से अजीब बदबू आ रही थी और फर्श भी किसी रहस्यमयी रंग से ढका हुआ था। जब वह सफाई करने ही वाला था, तभी नीचे से उसकी पत्नी चीखने लगी। दरअसल जब वह केटी के नाखून काट रही थी, तब ज्यादा ताकत लगने से उसकी थोड़ी त्वचा भी निकल गई थी, लेकिन केटी को जरा भी दर्द नहीं हुआ और वह उत्साह में रसोई की ओर भाग गई। शोर सुनकर चार्ली वहां पहुंचा और दीवार पर लगे खून के निशानों को देखते हुए उसने पाया कि केटी चाकू से अपने ही घाव पर बार बार वार कर रही। अपनी पागल बेटी को देखकर चार्ली के मन में एक ख्याल आया कि केटी को किसी देखभाल केंद्र में भेज दिया जाए और जब हालत सामान्य हो जाए तब उसे वापस घर लाया जाए। लेकिन उसकी पत्नी ने तुरंत विरोध किया और कहा, हम उसे दोबारा नहीं छोड़ सकते। पिछले
8 सालों में हम उसके बहुत कर्जदार हो चुके हैं। मैं उसकी देखभाल तब तक करूंगी जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। पत्नी की दृढ़ आंखों को देखकर चार्ली चुप हो गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यह काम उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। जो चीज नाखूनों के साथ निकली थी वह असल में त्वचा नहीं थी, बल्कि किसी विशेष तकनीक से बना कपड़ा था। उस पर कुछ अजीब शब्द लिखे हुए थे और कपड़े की हर परत पर अलग अलग प्राचीन लिखावट मौजूद थी। वह बहुत पुरानी लग रही थी और उसका मतलब समझना असंभव था। और फिर अगले दिन चार्ली एक ऐसे प्रोफेसर के पास गया जो प्राचीन मिस्री मार्शल आर्ट्स का अध्ययन करता था। उसने केवल एक तस्वीर देखकर पहचान लिया कि यह डंकी बॉडी नाम की प्राचीन भाषा, यह भाषा यीशु के जन्म से भी 3000 साल पहले की थी। हालांकि इसका मतलब समझने में समय लगेगा। नतीजे का इंतजार करते हुए चार्ली ने देखा कि उसकी बेटी लगातार दांत पीस रही थी। उसकी आवाज कभी लंबी तो कभी छोटी होती थी, बिल्कुल किसी गुप्त कोड की तरह। चार्ली को अचानक अपनी बेटी के साथ खेला गया मोर्स कोड वाला गेम याद आया। उसने तुरंत कागज और पेन निकाला और दांतों की आवाज की फ्रीक्वेंसी लिखनी शुरू की। फिर धीरे धीरे उस कोड को समझा और आखिर में एक नाम सामने आया, लैला। हालांकि वह नहीं जानता था कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन उसे यकीन था कि केटी के गायब होने के रहस्य को सुलझाने में यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उसने तुरंत यह खबर काहिरा की जासूस पुलिस को दी। लेकिन बिना किसी सुराग के लैला नाम के इंसान को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। और फिर पुलिस वाली ने पूछा कि क्या केटी के गायब होने के बाद लैला नाम का कोई व्यक्ति तुम्हारे परिवार के करीब आया था या तुमसे संपर्क करने की कोशिश की थी? पुलिस वाली की यह चेतावनी सुनकर उसे कुछ साल पहले की बात याद आई। जब वह कैलुआ में रिपोर्टर था तब उसे इस शो से जुड़े कई लेटर मिले थे। बेटी के गायब होने के बाद उसने उससे जुड़े सुरागों पर रिपोर्टिंग भी की। वह जल्दी से बेसमेंट में गया और चिट्ठियों का एक ढेर ढूंढ निकाला। उसी समय छोटी लड़की टॉयलेट से लौटते हुए अपनी बहन के कमरे के पास से गुजरी और उसने अचानक केटी को गाते हुए सुना। उत्सुकता से उसने दरवाजे के बाहर से पूछा कि क्या तुम गा रही हो? केटी ने अजीब तरीके से जवाब दिया, हाँ, अब मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन अभी मम्मी को मत बताना। मैं पहले तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। तो छोटी बहन ने कहा, लेकिन तुम मुझे जानती भी नहीं हो। तो केटी कहती है, बिल्कुल, इसलिए तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। तो उसने कहा, जैसे क्या? जैसे तुम्हारी छोटी उंगलियों का स्वाद कैसा है? और अचानक छोटी लड़की का शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। हवा में उठने के बाद वह फिर से दरवाजे से टकरा गई। यहाँ तक कि लाइटें भी झिलमिलाने लगीं, लेकिन चार्ली को कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। लेकिन चिट्ठियों के इस ढेर में उसे लैला हारिल नाम की लड़की का एक पत्र मिला जो केटी के नाम लिखा गया था। उसमें लिखा था, मुझे बहुत दुख है, मैं नहीं चाहती कि केटी के साथ ऐसा हो। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। लेटर की बात पढ़ने के बाद चार्ली ने फिर महिला पुलिस अधिकारी को फोन किया और जल्द ही दूसरी तरफ से चिट्ठी में लिखे नाम और पते के आधार पर रेगिस्तान में मौजूद एक फार्म का पता लगा लिया गया। सैटेलाइट तस्वीरों में वहां बहुत सारे सेब के पेड़ दिखाई दे रहे थे। सेब शब्द सुनते ही महिला पुलिस को कुछ याद आया। उसने तुरंत केटी की गुमशुदगी के समय ली गई तस्वीर देखी और वहां सच में जमीन पर एक सेब पड़ा हुआ था। अब यह फार्म बेहद संदिग्ध लगने लगा और अगले दिन वे 10 घंटे से ज्यादा सफर करके वहां पहुंचे। घर पूरी तरह खाली था, वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन उन्हें एक काला सुनहरा टावर मिला। आखिर कोई अपने ही आंगन में ऐसी चीज क्यों रखेगा? इसी सवाल के साथ वे निरीक्षण कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक गुप्त कमरा मिल गया। वहां सैकड़ों बोतलें रखी थीं और चारों तरफ तरह तरह की जंजीरें और हुक लगे हुए थे। जितना ज्यादा वे देखते उतना ही वह जगह किसी निजी यातना कक्ष जैसी लग रही थी। और तभी जब वे मदद बुलाने ही वाले थे तभी फार्म की मालकिन पुलिस वाली पर हमला करने वाली थी। लेकिन महिला पुलिस अधिकारी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बंदूक निकालकर औरत पर तान दी। जैसे ही दूसरी तरफ वाली औरत उन पर झपटी, गोली चल गई। वे उसकी पहचान जांचने ही वाले थे कि दरवाजे पर खड़ी एक लड़की ने यह सब देख लिया और तुरंत भागकर फलों के जंगल की ओर दौड़ गई। आखिरकार वह एक खाई के पास रुकी और जमीन खोदकर एक लोहे का डिब्बा निकाला और उसके अंदर एक प्लेट, केटी के नाम वाली वीडियो टेप और कुछ कपड़े थे। वे तुरंत उस लड़की को पुलिस स्टेशन ले गए और वीडियो टेप देखने के बाद महिला पुलिस बुरी तरह डर गई। वह जानना चाहती थी कि वीडियो में मौजूद औरत क्या कर रही थी, लेकिन लड़की साफ आवाज में बोल ही नहीं सकती थी। और तभी यहाँ पता चला कि उसकी 2 जीभ थीं, इसलिए वह सामान्य तरीके से बात नहीं कर सकती थी। वह केवल लिखकर ही सब कुछ बता सकती थी। असल में वही लड़की लैला हारिल थी जिसने केटी को पत्र लिखा था। उसकी माँ वही फार्म मालकिन थी जिसे गोली लगी थी। क्योंकि उसने केटी का ठिकाना उजागर कर दिया था, इसलिए उसकी जीभ सिल दी गई थी। लैला की लिखी बातों से आखिरकार केटी के अपहरण का सच सामने आने लगा। उसी समय प्रोफेसर ने भी नई जानकारी खोज ली। वे शब्द एक प्राचीन मुहर थे। पूरी जानकारी तो नहीं थी, लेकिन उस कपड़े में बार बार नास मलानिया नाम का उल्लेख था और एक प्राचीन कहानी भी। यह नाम प्राचीन मिस्री
बुरी शैतानी विद्या पर दिए गए एक अंतरराष्ट्रीय व्याख्यान में सामने आया था। नास मलानिया को परिवार नष्ट करने वाला डेमन कहा जाता था, जो पिता को माँ के खिलाफ भड़का देता था। वह प्यार से भरी जगहों में शक के बीज बोता और क्रूरता पैदा करता था। जहाँ भी वह फैलता पूरा समाज बंट जाता था। वह अपने समय का सबसे भयानक डेमन माना जाता था, लेकिन 2000 ईसा पूर्व के बाद उसका प्रभाव अचानक गायब हो गया। उसके बाद न कोई कहानी मिली और न कोई लेख, बस एक अफवाह बची कि नास मलानिया को किसी प्राचीन अनुष्ठान से कैद कर दिया गया था। दुर्भाग्य से यह खोज बहुत देर से हुई। छोटी लड़की पहले ही उस डेमन के कब्जे में आ चुकी थी और उसकी आंखें बन गई थीं। दादी की हालत भी अच्छी नहीं थी। वह अपनी पोती के लिए प्रार्थना करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने आमीन शब्द बोला, केटी ने उस पर हमला कर दिया और इस डरावने दृश्य से बूढ़ी औरत बुरी तरह घबरा गई और कमरे से भागने लगी। लेकिन केटी ने किसी अजीब शक्ति से दरवाजा बंद कर दिया और उसने ठंडी आवाज में कहा, चिंता मत करो दादी, मरना मजेदार होता है। यह कहने के बाद उसने क्रॉस वाले नेकलेस से दादी की गर्दन खींची और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो सीधे चार्ली की कार पर जा गिरी। और अपनी माँ की लाश को देखकर पत्नी को एहसास हुआ कि उसे अपने पति की बात मानकर बेटी को पहले ही कहीं भेज देना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच्चाई छुपाने के लिए चार्ली ने सबसे अच्छे इंटर्न को बुलाकर शव की मरम्मत करवाई और सबको बताया कि वह शीशा साफ करते समय गिर गई थी। इसी दौरान अंतिम संस्कार के बाद केटी को देखभाल केंद्र भेजने की तैयारी हो रही थी, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि छोटी बहन के दांत एक एक करके गिर रहे थे। मुंह से खून बहता हुआ वह दादी के पास पहुंची, फिर मुंह के किनारे से एक पतली डोरी निकाली और दादी के नकली दांत अपने मुंह में डाल लिए और वहां का दृश्य पूरी तरह डरावना हो गया और फर्श से निकलकर कमरे के बाहर भागी और पहली मंजिल की छत पर इधर उधर रेंगने लगी। आखिर में वह सीधे ताबूत में कूद गई और मिट्टी के बड़े ढेर में छिप गई। वहां मौजूद लोग डर के मारे कांपने लगे और भाग खड़े हुए। अच्छी बात यह रही कि केटी को पकड़कर बेसमेंट में बंद कर दिया गया, लेकिन इसी अफरा तफरी में चार्ली महिला पुलिस का फोन मिस कर गया। दूसरी तरफ वाली पुलिस अधिकारी रातों रात उनके घर पहुंची और वीडियो टेप और लड़की द्वारा लिखी सारी बातें उस दंपति को सौंप दी। अब सच्चाई सामने आई कि केटी की हालत परिवार नष्ट करने वाले डेमन की बलि की वजह से हुई थी। लैला का परिवार पीढ़ियों से उस डेमन के पुनर्जीवन को रोकता आ रहा था। हर कुछ समय बाद वे किसी इंसान को उस डेमन का नया पात्र बनाते थे और परिवार की गुप्त विधि से उसे पुराने शरीर से नए शरीर में स्थानांतरित करते थे। परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के कारण लैला की माँ यह काम करती थी। उसने केटी को क्रॉसबार से बांधा और डेमन की दरार के पास ले गई। मंत्र खत्म होते ही एक काला तरल केटी के शरीर में घुस गया, लेकिन डेमन नए शरीर का आदी नहीं हो पाया। इसलिए परिवार वालों ने मंत्र वाले कपड़े से केटी के शब्दों और हरकतों को बांध दिया और उसे काले पत्थर के ताबूत में बंद कर दिया। जैसे जैसे ताबूत नीचे उतरता गया, बुरी शक्ति का स्थानांतरण पूरा हो गया। लेकिन 8 साल बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फार्म पर बांध का खतरा मंडराने लगेगा। वे ताबूत को दूसरी जगह ले जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। जुड़वां बच्चे मुसीबत में फंस गए और इसी वजह से ताबूत का अस्तित्व सामने आ गया। जब दंपति अपनी बेटी को दर्द में तड़पते देख रहे थे, उसी समय उनका बेटा भी डेमन के प्रभाव में आ गया। उसने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और उसकी मदद से केटी बंधन से मुक्त हो गई। उसके शरीर पर लिपटा पागल कपड़ा फट गया और उसकी पूरी शक्ति आजाद हो गई। उसी समय उसने मरी हुई दादी को भी जगा दिया और वह भी इस पागलपन का हिस्सा बन गई। और उसी समय जब चार्ली पकड़ा गया, महिला पुलिस अधिकारी को भी सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया और वह बेहोश हो गई। और फिर लरिसा ने ट्रैंक्विलाइजर से डेमन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका बेटा बीच में आ गया। उसके पास अपने बेटे के साथ कमरे के कोने में छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार उसने पीछे से हमला करके उसे गिरा दिया, लेकिन होश में आई महिला पुलिस अधिकारी इतनी आसान नहीं थी। उठने से पहले ही दादी ने उसे दबोच लिया। वे उसे डेमन की कठपुतली बनाना चाहते थे और एक बड़ा बिच्छू उसके मुंह में डाल दिया गया, लेकिन महिला पुलिस अधिकारी ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत लगाकर बिच्छू बाहर निकाला। फिर उसे चार्ली मिला, जिसका पीछा केटी कर रही थी, और फिर दोनों तुरंत कमरे में भागे और मिलकर काम करने लगे। जैसे ही केटी उनकी ओर दौड़ी, महिला पुलिस अधिकारी ने स्थानांतरण वाले श्राप का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गुस्से से भरा डेमन शांत हो गया और चार्ली ने अपनी बेटी की जगह खुद को नया पात्र बनाने की तैयारी कर ली। जैसे ही पात्र बदला, डेमन फिर कमजोर हो गया और केटी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। फिर सबने मिलकर बचे हुए श्राप का इस्तेमाल करके चार्ली को बांध दिया और उसे एक मकबरे में बंद कर दिया। कुछ हफ्तों की रिकवरी के बाद केटी पूरी तरह सामान्य हो चुकी थी, लेकिन उसके पिता का इस तरह बंद होना किसी काम का नहीं था। खुशहाल परिवार को एक अजीब अनुष्ठान की वजह से बर्बाद होते देखकर उसकी माँ अंदर से टूट गई। वह नहीं चाहती थी कि बच्चे बिना पिता के बड़े हों, इसलिए
उसने महिला पुलिस अधिकारी से बात करने के बाद एक बड़ा फैसला लिया, अगर डेमन अब भी जिंदा है तो उसका मालिक हम क्यों नहीं बन सकते। कुछ दिनों बाद वह लरिसा अपने पति को खुले दरवाजे तक लाई और वही जादू दोहराया जो केटी ने उसकी मां पर किया था। तुम नियम तो जानते ही हो। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, कमरे में दर्दनाक चीखें गूंज उठीं और चार्ली को डेमन का नया पात्र बना दिया गया। तो आज की नींद उड़ाने वाली कहानी यहीं खत्म होती है। अगली बार इससे भी ज्यादा खतरनाक हॉरर फिल्म